नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में जीएफ एंड एआर का अगला जो हमारा चैप्टर 5 है वो चैप्टर 5। मित्रों, आपके जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नियम 61 से लेकर के 73 तक आज की सेशन में थ्योरी करेंगे और उसके आगे हम उसके एमसीक्यूज अगले सेशन में करेंगे, जैसा कि हमारा सिलसिला पीछे से चल रहा है। इस सेशन को आप लाइक ज़रूर कर दें यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर ज़रूरी सूचना हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों का जो स्नेह है वो लगातार बना रहे, ऐसी दुआओं के साथ जनता जनार्दन की जय बोल के आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। मित्रों, आज जो हमारा है वो अध्याय 5 है और अध्याय 5 में हम यहाँ पर देखेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है, नियम 61 से लेकर के 73 तक सारे जो है वो अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अध्याय 5 स्वीकृति की जो शक्तियाँ, पावर ऑफ सैंक्शन है, ये जो दिया गया है आपको, इसमें जो नियम मित्रों दे रखे हैं 61 to 73, ये जो नियम है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से सवाल एग्जाम में आए वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इस सेशन में मित्रों आपको ये जो अलग अलग उपभाग है वो इस तरह से मिलेंगे। व्यय स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की क्या शक्तियां है, वो नियम 61 से 64 में है। आपको ये टेबल याद नहीं करनी है, ये टेबल तो हम इस अध्याय को पढ़ने की सुविधा के लिए बना करके लेकर के आए हैं, ताकि इस अध्याय को वापस 6 उपखंडों में बांट करके हम लोग पढ़ सके। तो वह स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न जो प्राधिकारी है, अथॉरिटीज है, उनके पावर्स नियम 61 से 64 में दे रखे हैं। ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कुछ विशेष प्रकरणों के संबंध में शक्तियां नियम 65 से 67 में दे रखी है। स्वीकृतियों की सूचना की प्रोसेस क्या है, नियम 68 से लेकर के 69 के बीच में इनकी व्याख्या है। स्वीकृति के प्रभावी होने की तिथि नियम 70 से लेकर 70 में ही है। भूतलक्षी स्वीकृति रेट्रोस्पेक्टिवली जो सैंक्शंस है वो नियम 71 में है, और स्वीकृतियों का व्यापकत होना, लैप्स होना जो सैंक्शन का, वो नियम 72 से 73 में है। वैसे ये चैप्टर छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक एक नियम की हम और डिटेल से डिस्कस करते हुए चलेंगे। इससे पहले मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपको जीएफ एंड आर पूरा फ्री मिलेगा। यदि आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिएगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपकी सुविधा के लिए मित्रों प्ले लिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां पर 2 प्ले लिस्ट मिलेगी। एक इस प्रकार की प्ले लिस्ट मिलेगी जो करंट अफेयर्स की है, यदि आपने करंट अफेयर्स नहीं देखा तो वो भी जाकर के देखिएगा। और एक इस प्रकार की जो जूनियर अकाउंटेंट के जीएफ एंड एआर के लिए, यदि आप इस जूनियर अकाउंटेंट की जीएफ एंड एआर की प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो मित्रों आपके सामने इस प्रकार से जो है वीडियोज़ के सेक्शन खुल जाएंगे। सबसे पहले रणनीति है, फिर चैप्टर 1, फिर चैप्टर 1 के एमसीक्यू, चैप्टर 2 के एमसीक्यू, चैप्टर 3 के एमसीक्यूज, और बहुत खास है, महत्वपूर्ण रूप से सभी महत्वपूर्ण संपूर्ण जीए हैं वो उनका एक अलग से वीडियो लाया गया है। 2 वीडियो में 2 पार्ट में उनको अलग से कराया गया है। पुराना पेपर भी मैंने करवाया, महत्वपूर्ण परिशिष्ट भी करवाया। पिछला जो चैप्टर था उसका 42 से 60 तक और उसके एमसीक्यू जी सारे करवा दिए गए हैं। और इस तरह से यदि आपने ये सेशंस नहीं देखे तो पहले जाकर के आप उनको ज़रूर देखिएगा, एक बार जाकर के विजिट करिएगा। आपको बहुत सरल भाषा में मैंने वहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इन सब वीडियो की मैं आपको पैनल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा चुका हूं और भी करवा दूंगा। इस तरह से जैसे ये आप पीडीएफ देख रहे हैं, इस तरह से मैं आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और बहुत सारे सेशंस की पीडीएफ आ गई है, तो अभी आपके पास कम समय बचा है तो इसमें आप नोट्स नहीं बना करके इस तरह से पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज का पहला नियम। वह स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की जो शक्तियां हैं 61 से 64 तक, उनके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य बात इसमें लिखी गई है, नियम 61 में बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम में ये सवाल आया हुआ था। राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को प्रयोग हेतु प्रत्यायोजित नहीं की गई हो, वित्त विभाग में निहित होगी। कौन से विभाग में निहित होगी मित्रों? वित्त विभाग में निहित होगी। और ये जो क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम में आया हुआ है और इस तरह से सवाल आया था। वैसे तो आपको यदि पेपर पूरा देखना है तो एक वीडियो आया हुआ अपना इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि ऐसा पेपर आया था 2015 वाली एग्जाम में। तो उसमें यह पूछा था कि वे सारी शक्तियां जो किसी भी विभाग या प्राधिकारी में निहित नहीं है वो किस में प्रत्यायोजित होगी, तो वो वित्त विभाग में प्रत्यायोजित होगी। थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, प्रत्यायोजन होता क्या है। देखिए मित्रों, एक अधिकारी यहाँ पर बैठा है, एक उसके नीचे कुछ और अधीनस्थ अधिकारी है, और प्रत्येक अधिकारी के नीचे कुछ और अधिकारी काम कर रहे हैं। तो देखिए
इसको आप मैं उदाहरण से भी बताऊंगा। ये अधिकारी जो बैठा है मिस्टर ए लेवल पे, ये सारा काम नहीं कर सकता है, इसलिए इसने अपने काम का कुछ बंटवारा इन बी लेवल पे अधिकारियों के कर दिया। बी लेवल के अधीन सी लेवल के अधिकारियों में अपने काम का कुछ बंटवारा इसने कर दिया है, और डी लेवल के अधिकारियों में मतलब एक स्तर नीचे तक भी उनको भी कुछ शक्तियाँ मिलती है। जैसे कि शिक्षा विभाग का निदेशक मित्रों आपके सारे स्कूल्स पर एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए उसने डिप्टी डायरेक्टर बना दिए, हर संभाग में डिप्टी डायरेक्टर बना दिए या जॉइंट डायरेक्टर बना दिए, है ना। जॉइंट डायरेक्टर सारे स्कूल्स में एक साथ नहीं कर लिए, इसलिए उसने जिला स्तर पे जिला स्तर पे अधिकारी बना दिए, जिला शिक्षा अधिकारी, है ना। वो ज़्यादा हो गए, जिसे डीओ बोलते हैं आप। वो डीओ एक साथ सभी टीचर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो स्कूलों में प्रधानाचार्य पे कंट्रोल करेगा, प्रधानाचार्य शिक्षकों पे कंट्रोल करेगा। तो ये जो चेन है, ये जो पिरामिड बन रहे हैं, इसमें हर स्टेज पर शक्तियों का प्रत्यायोजन कह रहा है। वापस आते हैं नियम 61 की ओर। ये जो किसी भी विभाग में किसकी फाइनेंशियल पावर की वित्तीय शक्तियों का अगर किसी को प्रयोजन नहीं किया गया है, तो वो प्रयोजन वो फिर किस में निहित होगी, वो फिर होगी आपके वित्त विभाग में निहित होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पढ़ा मित्रों, ये आपका प्रत्यायोजन का प्रकार था कि प्रत्यायोजन इस तरह से किया जाएगा। वैसे ये लोक प्रशासन के टर्म है। अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग, हायर अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। सामान्यतः कोई भी सक्षम प्राधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी की उसको प्राप्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। कोई भी उच्चस्थ अधिकारी है वो उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को प्राप्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। यानी यदि कोई डीओ लेवल का अधिकारी है तो वो किसी प्रिंसिपल की फाइनेंशियल पावर का यूज कर सकेगा। किसी डीओ का जॉइंट डायरेक्टर है, उसका फाइनेंशियल पावर यूज कर सकेगा। तो कोई भी सक्षम अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी को प्राप्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, ऐसा नियम 62 में कहा गया है। नियम 63, भूतकाल से। पहले तो आप इसका भूतकाल का अर्थ समझो कि भूतकाल होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैक डेट से। प्रकरणों में वित्तीय शक्ति, अगर मान लो पहले इस भूतकाल को समझ लेते हैं। आपको कोई पावर आज दी जाती है, आज के दिनांक में दी जाती है। मान लीजिएगा कोई पावर आपको 1 दिसंबर 2023 को दी गई है, तो क्या नवंबर में क्या अक्टूबर में होने वाले प्रकरणों में भी आपको शक्ति प्राप्त होगी, उसके बारे में यह व्याख्या कर रहा है। भूतकाल के प्रकरणों में वित्तीय शक्तियां, इसको मित्रों आप इंपॉर्टेंट लगा लो। जब इन नियमों में किसी प्राधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी जाए तो वह प्राधिकारी उन पुराने प्रकरणों, जो पुराने प्रकरण हैं जिनमें उक्त प्रत्यायोजन की तिथि तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय मित्रों नहीं हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, के संबंध में भी उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होंगे। अब इसको ऐसे समझो, मान लीजिएगा ये अधिकारी है ए अधिकारी को एक फाइनेंशियल पावर जो है मिली, वो 1 दिसंबर 2023 को मिली। 1 दिसंबर 2023 को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई, यानी कि इसके नाम से ऑर्डर जो है वो 1 तारीख को निकला और इसने इस पोस्ट पर 1 तारीख को ज्वाइन किया। अब कोई भी मैटर, इसी कुर्सी का कोई भी मैटर पीछे 1 जून से चल रहा है। 2 कंडीशन है। 1 जून, कोई भी मैटर 1 जून 2023 से चल करके आपके 25 नवंबर को निर्णित हो गया। 25 नवंबर को निर्णित हो गया, यानी उस पर अंतिम निर्णय आ गया, उस पर अंतिम फैसला आ गया। ध्यान से समझना, उस पर अंतिम फैसला आ गया। एक ही इसी प्रकार का एक और मैटर जो भी 1 जून से शुरू हुआ है, 1 जून 2023 से शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है, वो अभी तक जो है अंतिम निर्णय उसका नहीं हुआ है। ये 2 कंडीशन बनती है। नियम को दोबारा से देखो, जब इन नियमों में किसी प्राधिकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजित कर दी जाए तो वह प्राधिकारी उन पुराने प्रकरणों जिनमें उक्त प्रत्यायोजन की तिथि तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ के संबंध में भी उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा। अब उदाहरण पे आओ। ये मिस्टर अधिकारी ए है, इस ए को फाइनेंशियल पावर का प्रत्यायोजन किया गया 1 दिसंबर 2023 को। इससे पहले के 2 केस दोनों एक 7 तारीख को शुरू हुए, लेकिन एक का निर्णय इस 25 नवंबर को, यानी ये जो 1 दिसंबर है इससे पहले हो चुका है। तो इस पहले वाले मामले में मित्रों इसके पास कोई फैसला, कोई भी जो है पावर नहीं रहेगा,
किसके पास? इसके पास। लेकिन यदि 1 जून 2023 से, मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, 1 जून से कोई हुआ लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ, अंतिम निर्णय नहीं हुआ, किस तिथि से पहले नहीं हुआ? जिस तिथि को उसको ये पावर मिले उस तिथि से पहले नहीं हुआ, तो ऐसे मामलों में इस मिस्टर ए के पास पुराने मैटर को देखने की भी ताकत रहेगी। दोबारा देखो, जब इन नियमों में किसी प्राधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी जाए तो वह प्राधिकारी उन पुराने प्रकरणों में जिनमें उक्त प्रत्यायोजन की तिथि तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ हो, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। वो उसके लिए सक्षम है कि वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखो, आज की डेट में यदि किसी को पावर मिली है तो वो बैक डेट से चले आ रहे फैसले जिनमें निर्णय नहीं हुआ तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पुराने फैसले शुरू होकर के फाइनलाइज हो गए तो वो अपनी शक्तियों का, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग उसमें नहीं कर सकता है। ये नियम नंबर 63 कह रहा है। अब नियम नंबर 63 के आगे बढ़ते। पुराने प्रकरण से आशय उन मामलों से हैं जो उपयुक्त प्रत्यायोजन की तिथि तक अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुए यद्यपि वे उस तिथि से पूर्व उत्पन्न हो गए थे। ऐसा समझो, यदि किसी अधिकारी को, अभी हमने देखा मिस्टर ए को 1 दिसंबर 2023 से कोई पावर डेलीगेट किए गए, लेकिन इससे पहले, इस तिथि से पहले कोई भी प्रकरण हो गया था और वो अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ, ऐसे प्रकरण पुराने प्रकरण कहलाएंगे। पुराने प्रकरण से आशय उन मामलों से हैं जो उपयुक्त प्रत्यायोजन की तिथि तक अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुए हैं, अंतिम रूप से ये जो है फाइनलाइज नहीं हुए हैं, पहले उत्पन्न हो गए थे लेकिन फाइनलाइज नहीं हुए। दूसरी ओर किसी प्राधिकारी द्वारा उसको प्राप्त शक्तियों से अधिक व्यय कर दिए जाने पर, मान लीजिएगा कोई अधिकारी है, उसको जितनी शक्तियां प्राप्त थी उसने उससे अधिक व्यय कर दिया है तो उसे अनियमित माना जाएगा तथा व्यय कर दिए जाने के बाद किए गए शक्तियों के प्रत्यायोजन से सक्षम बनने वाला प्राधिकारी उसे विनियमित नहीं कर सकेगा। मान लीजिएगा यही ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति को पावर डेलीगेट की गई थी 1/12/2023 से और ये जो है 28 फरवरी 2024 तक चला और इस दौरान इस ए ने क्या किया, जो इसको पावर सैंक्शन की लिमिट थी, मान लो वो 1 लाख रुपए थी और इसने 1 लाख से ज़्यादा व्यय कार्यालय का कर दिया। अब मिस्टर बी 1 मार्च से बनता है इस कार्यालय में इसी पद पर, तो ये जो मिस्टर बी है इस ए के इसको रेगुलेट नहीं करेगा, ये नहीं कर सकेगा कि इसने 1 लाख की लिमिट को क्रॉस किया है और 2 लाख ये इसने सही किया, ये इसको रेगुलेट नहीं कर सकेगा। वो उसकी जो रिकवरी है वो उसी से ही होगी। पुराने प्रकरण से आशय उन मामलों से हैं जो उपयुक्त प्रत्यायोजन की तिथि तक अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुए हैं यद्यपि वे उस तिथि से पूर्व उत्पन्न जरूर हो गए थे। दूसरी ओर किसी प्राधिकारी द्वारा उसको प्राप्त शक्तियों से अधिक व्यय कर दिए जाने पर उसे अनियमित माना जाएगा तथा व्यय कर दिए जाने के बाद किए गए शक्तियों के प्रत्यायोजन से सक्षम बनने वाले प्राधिकारी उसे रेगुलेट, उसे विनियमित नहीं कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अपने पद के साथ साथ अन्य पद के अतिरिक्त कार्यभार में आपको कौन कौन सी शक्तियां मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहां से भी पिछली बार प्रश्न आया था, यहां से फिर से प्रश्न आ सकता है। मान लीजिएगा कोई अधिकारी किसी पद पर कार्यरत है और उसको किसी का एडिशनल चार्ज मिलता है तो उसको कौन कौन सी पावर्स मिलती है उसके साथ। अपने पद के साथ साथ किसी अन्य पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूपेण, फुल फ्लेज्ड, उसी पद के धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किस किस प्रकार की शक्ति का? वो प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन परंतु वह सामान्यतः उस पद की उन विधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जो उसे लीगल राइट्स मिले हुए हैं उस पद पर, जिसका उसके पास एडिशनल चार्ज है, उसका प्रयोग वह व्यक्ति सामान्यतः नहीं कर सकता, लेकिन किसी नियम के, अधिनियम के अंतर्गत उसको ऐसा करने का अधिकार है तो वो कर सकता है। दोबारा से देखो इसको अच्छे से। अपने पद के साथ साथ किसी अन्य पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूपेण उसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। बी जो ये दोनों पोस्ट है, बी पोस्ट खाली है, ए वाले को बी का एडिशनल चार्ज देते हैं। तो बी को जो प्राप्त फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय शक्तियाँ हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, इन दोनों का यूज ये कर सकेगा, लेकिन लीगल पावर का यूज ये नहीं कर सकेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अपने पद के साथ साथ किसी अन्य पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूपेण उसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह सामान्यतः उस पद की
विधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा जो राज्य विधानमंडल अथवा संसद के किसी एक्ट या संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार निर्मित नियमों विनियमों आदि से उसे सीधे प्राप्त हो रही हो। इस बी को कॉन्स्टिट्यूशन से या उसके किसी एक्ट से कोई भी लीगल राइट्स मिल रहे हो तो वो ट्रांसफर नहीं होंगे। एक छोटी सी इसमें भी शर्त डाल रखी कि किसी कानून विनियम या नियम में उल्लेख हो तो अतिरिक्त कार्यभार में भी अधिकारी विधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता, यानी कि यदि इसको कानून से ऐसे प्राप्त हो तो कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। एक बार फिर से इन नियमों को हम वापस से देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं मित्रों कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा। नियम 61 में हमने पढ़ा कि राज्य सरकार की वित्तीय शक्तियां जो किसी को भी प्रत्यायोजित नहीं की गई हो, किसी विभाग को भी नहीं की गई हो और किसी अधिकारी को भी नहीं की गई हो, वो वित्त विभाग में निहित होगी। नियम 62 में हमने पढ़ा कि कोई भी सक्षम अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग है जो कर सकेगा। नियम 63 में पढ़ा कि भूतकाल के प्रकरणों में वित्तीय शक्तियां तभी अधिकारी प्रयोग कर सकेगा जब वो प्रकरण भूतकाल में उत्पन्न हुए और अभी तक उस पर निर्णय जो नहीं किया गया हो। और नियम 64 में पढ़ा कि अपने पद के साथ साथ अन्य पद का यदि कार्यभार संभाला जाता है तो केवल और केवल प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा, वो उसे फुल प्लेस मिलेगी। लीगल राइट्स जब तक नहीं मिलेंगे जब तक कानून उसको देने का बात नहीं कर रहा हो। इसका अगला उपबंध पढ़ते हैं। कुछ विशेष प्रकरणों के संबंध में शक्तियां। भूमि देना, राजस्व और अन्य रियायतें देने के संबंध में क्या शक्ति है? कोई भी विभाग या प्राधिकारी वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें क्या है, जिसमें कोई भी विभाग या प्राधिकारी वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना ऐसे आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें भूमि का अनुदान हो, राजस्व में कोई छूट हो, खनिजों के लिए कोई रियायत हो, कोई पट्टा हो या लाइसेंस दिए जाना हो या वन अधिकार दिए जाने हो या पानी या ऊर्जा का अधिकार दिया जाना हो या इस प्रकार की अन्य रियायतों के संबंध में कोई सुविधा दी जानी हो या कोई विशेष अधिकार स्वीकृत किया जाना सम्मिलित हो, तो ये सारे अधिकार आपको वित्त विभाग की पूर्व सहमति से जारी करने जरूरी है। किसी भी रूप में किसी भी राजस्व को छेड़ने की भी बात हो तो भी आपको, कोई भी राजस्व आप छोड़ने की बात हो, किसी को रियायत दे रहे हो, कोई भी राजस्व आप ड्रॉप कर रहे हो, उसको राइट ऑफ कर रहे हो, तो भी आपको वित्त विभाग की अनुमति देनी जरूरी है। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य प्रत्यायोजन से प्राप्त शक्तियों में वर्णित सीमा तक विभागीय प्राधिकारी इस प्रकार के आदेश जारी कर सकेंगे। जितनी उनकी सीमा है, जितनी उनकी लिमिटेशन है, उतने ही विभागीय अधिकारी इस प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। नियम 66 हानियों का अपलेखन, ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये भी लास्ट एग्जाम में सवाल आया हुआ था। अपलेखन की सभी स्वीकृतियों की प्रतिलिपि समीक्षा के लिए, स्क्रूटनिंग के लिए अपलेखन, राइट ऑफ यानी कि किसी का माफ कर देना, उसको छोड़ देना। अपलेखन की हानियों के अपलेखन की सभी स्वीकृतियों की प्रतिलिपि समीक्षा के लिए एवं प्रक्रियागत कमियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसे भेजी जाएगी मित्रों? महालेखाकार को भेजी जाएगी। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं हानियों के अपलेखन की सूचना, हानियों के अपलेखन की सूचना किसको दी जाएगी? महालेखाकार को दी जाएगी, न कि मित्रों वित्त विभाग को दी जाएगी। नियम 67 ऑडिट द्वारा अस्वीकृति योग्य माने गए व्यय की माफी और कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान का अपलेखन प्रत्यायोजन में दी गई शक्तियों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की हानियों का अपलेखन जिनका विषय ऑडिट द्वारा अस्वीकृत योग्य माने गए व्यय की माफी हो या कर्मचारियों को दिए गए अधिक भुगतान हो, तो ये जो शक्तियां हैं, जो शर्तें हैं, उनके अनुसार इस प्रकार का किया जा सकेगा। अब स्वीकृतियों की सूचना किस प्रकार से दी जानी है वो भी हम देखते हैं। इससे पहले हम जो अभी हमने दूसरा उपखंड पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमने पढ़ा नियम 61 की वित्तीय शक्तियां जो किसी में प्रत्यायोजित नहीं हो वो वित्त विभाग में होगी। फिर हमने पढ़ा नियम 62 अधीनस्थ प्राधिकारी की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग इससे हायर अथॉरिटी वाला सक्षम प्राधिकारी कर सकता है। भूतकाल के प्रकरणों में वित्तीय शक्तियां तभी अप्रभावी होगी जब कोई मैटर भूतकाल में जिस दिनांक से किसी अधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की उससे पहले का और उस दिनांक तक निर्णित नहीं हो तो ही मानी जाएगी। फिर आगे हमने देखा 64 अपने पद के साथ साथ आपको यदि किसी और पद का आप एडिशनल चार्ज लेते हो तो विधिक शक्तियों को छोड़ करके प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति आपको मिलेगी, विधिक शक्तियां आपको सामान्यतः नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे अधिकार जिसमें आप भूमि का वनाधिकार दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, पट्टा दे रहे हो या किसी रियायत को छेड़ रहे हो तो आपको वित्त विभाग की परमिशन लेना जरूरी है। नियम 64 ये कह रहा है। नियम
65 ये कह रहा है, और नियम 66 कह रहा है हानियों के अपलेखन की सूचना आपको महालेखाकार को देनी है। और नियम 67 कह रहा है ऑडिट द्वारा अस्वीकृत योग्य माने गए व्यय की माफी और कर्मचारियों के लिए किए गए अधिक भुगतान का प्रयोजन शर्तों के अनुसार किया जाएगा। अब इसका आगे का खंड है खंड उपखंड 3, स्वीकृतियों की सूचना, जो आपको सैंक्शंस की सूचना है वो किसको देनी है। नियम 68 कह रहा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी वित्तीय स्वीकृतियां आदेशों की सूचना महालेखाकार को, किसको दी जाएगी मित्रों, महालेखाकार को, राजस्थान सरकार के एजी को दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, स्वीकृतियों की जो सूचना है वो किसको दी जाएगी, राजस्थान सरकार के महालेखाकार को दी जाएगी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से रखना। अलग अलग डिपार्टमेंट की, विभाग अध्यक्ष की, कार्यालयाध्यक्ष की सैंक्शन का ड्राफ्टिंग क्या क्या होगा वो सब हमें इस नियम में पढ़ेंगे। नियम 68 कह रहा है मित्रों सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी सभी वित्तीय स्वीकृतियां या सभी वित्तीय आदेश, इन सब की सूचना महालेखाकार को नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही दी जाएगी। यदि कोई ऐसी स्वीकृति या ऐसी वित्तीय स्वीकृति या आदेश प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाती है तो हम बात करते हैं। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों की सीमा, यहाँ ये ध्यान रखना, अपनी वित्तीय शक्तियों की सीमा जो अपनी बाउंडेशन है उसके भीतर यदि कोई आदेश जारी करते हैं तो महालेखाकार को इसकी सूचना देनी होगी, और उस सूचना में आपको स्पष्ट लिखना होगा कि आपने किस अधिकार के तहत, कौन से जो प्राधिकार है उसके तहत आपने ऐसा किया है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों की सीमा के भीतर जारी किए गए आदेश महालेखाकार को उन शक्तियों जिसके अधीन वे आदेश जारी किए गए, यानी कि आपने ये जो वित्तीय स्वीकृति के आदेश है ये किन शक्तियों के आदेश के तहत जारी किए, आपको कौन सी ऐसी शक्तियां मिली हुई है, कौन से एक्ट के तहत आपने किया या किस अध्यादेश के तहत आपने ऐसा किया, उसका उल्लेख करते हुए आपको इसकी सूचना महालेखाकार को देनी। ये किसके लिए लागू है मित्रों, ये लागू है प्रशासनिक विभाग के लिए। प्रशासनिक विभाग द्वारा यदि कोई सैंक्शन करना होगा तो वो अपने जो सैंक्शन है वो महालेखाकार को भेज देगा और जो है उसमें उल्लेखित कर देगा कि हमने ऐसा किया। प्रशासनिक विभाग द्वारा, दूसरा ही पॉइंट है इसका, प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय सीमा से बाहर, मैंने उसमें कहा था ना, इसको ध्यान रखना, वित्तीय सीमा के भीतर था तो ऐसा ही होगा। यदि प्रशासनिक विभाग की वित्तीय सीमा के भीतर है तो आप डायरेक्ट महालेखाकार को इसकी सूचना दे दीजिएगा। लेकिन यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा यदि स्वीकृतियां ऐसी की जाती है, यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा ऐसी स्वीकृतियां की जाती है जो उसकी वित्तीय सीमा के बाहर है या कोई मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर करे, तो आपको ऐसी स्वीकृतियों और ऐसे आदेशों पर राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना जरूरी है, और उसके बाद आप उसकी सूचना महालेखाकार को देंगे। देखिए, सीधे सीमा के भीतर होगी, प्रशासनिक विभाग सीमा के भीतर यदि कोई सैंक्शन होगी तो आप सीधे राजस्थान सरकार को एजी को दे देंगे। लेकिन यदि आपकी प्रशासनिक विभाग की सीमा से बाहर की जाकर के आप कोई सैंक्शन कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आपको इस पर वित्त विभाग की सहमति चाहिए, वित्त विभाग की सहमति चाहिए, और उस सहमति के बाद आपको वो सूचना है राजस्थान सरकार के एजी को भिजवानी होगी। दोबारा से देखो, प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृति, प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने वित्तीय शक्तियों की सीमा के भीतर जारी किए गए आदेश महालेखाकार को उन शक्तियों जिनके अधीन वो आदेश किए गए इसका उल्लेख करते हुए सीधे सूचित कर सकते हो। लेकिन यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों से बाहर या मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर कोई ऐसी वित्तीय स्वीकृतियां या वित्तीय आदेश जारी करते हैं तो उस पर पहले वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके बाद इसकी सूचना महालेखाकार को दी जाएगी। इन आदेशों में यह उल्लेख होगा कि स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया। यदि किन्हीं नियमों में शिथिलीकरण, कोई रिलैक्सेशन का मामला हो तो उसके कारणों का भी आपको यहाँ पर उल्लेख इसमें करना होगा। यदि कोई आदेश या स्वीकृति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत का केग है, उसकी सहमति से जारी की जाती है तो उस तथ्य का उल्लेख आपको महालेखाकार को की जो आप सूचना दे रहे हैं उसमें भी आपको उसका पृष्ठांकन करना है कि हमने ये जो आदेश है ये भारत के केग के जो नियम है उसकी सहमति के अनुसार हमने किया है। अब पहला तो हो गया प्रशासनिक विभाग द्वारा, अब दूसरा है आपका यहाँ पर विभागाध्यक्ष द्वारा जारी स्वीकृति। प्रशासनिक विभाग के बाद हर विभाग का विभागाध्यक्ष आता है, तो उस विभागाध्यक्ष के पास सैंक्शन, पावर सैंक्शन करने के क्या क्या रूल है वो देखते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। विभागाध्यक्षों की सक्षमता में, उसके सीमा के अंदर उनके द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों एवं आदेशों की सूचना उनके कार्यालय के किसी प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष की ओर से अपने हस्ताक्षर करके प्रेषित की जाएगी। देखिए, विभागाध्यक्ष द्वारा जारी स्वीकृति, विभागाध्यक्षों की सक्षमता में उनके द्वारा जारी की गई स्वीकृति एवं आदेशों की सूचना उनके कार्यालय के किसी प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी होना जरूरी है। कैसा अधिकारी होना जरूरी है? राजपत्रित अधिकारी होना जरूरी है।
द्वारा विभागाध्यक्ष की ओर से अपने हस्ताक्षर करके प्रेषित की जाएगी। महालेखाकार के लिए निम्नलिखित स्वीकृतियों का पृष्ठांकन नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी विभागाध्यक्ष भेज रहा है, कोई भी विभागाध्यक्ष अपने विभाग की सैंक्शन की सूचना भेज रहा है तो ये सूचनाएं जरूरी नहीं है। क्या है? राज्य कर्मचारियों को कोई भी ऋण दिया है या कोई अग्रिम दिया है, इसको मंजूर करने संबंधी सैंक्शंस आपको महालेखाकार को भेजने की जरूरत नहीं, इसकी छूट है। राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण संबंधी सैंक्शन महालेखाकार को भेजने की जरूरत नहीं, इसके लिए विभागाध्यक्ष ही सक्षम है, ये भी उसको भेजना जरूरी नहीं है। अस्थायी पदों को जारी रखने और पद समाप्त करने संबंधी आदेश भी किसी भी विभागाध्यक्ष को महालेखाकार को भेजना जरूरी नहीं है। कार्यभार सौंपने और कार्यभार ग्रहण करने आदि की स्वीकृतियां भी, चार्ज लेने और चार्ज देने, इन दोनों के संबंध में भी जो सैंक्शंस हैं वो भी किसी भी विभागाध्यक्ष को महालेखाकार को भेजना जरूरी नहीं है। कर्मचारियों को बीमा एवं प्रावधायी निधि से भुगतान आहरण करने संबंधी सैंक्शंस भी भेजना जरूरी नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारियों, कार्यालय अध्यक्षों की शक्तियों के भीतर उनके द्वारा जारी आकस्मिक व्यय की सैंक्शंस भी भेजना जरूरी नहीं है। और क्षेत्रीय अधिकारियों, कार्यालय अध्यक्षों द्वारा दैनिक प्रकृति की अन्य जो स्वीकृतियां है वो भी भेजना जरूरी नहीं। देखिए दोबारा से देखते, विभागाध्यक्ष द्वारा जारी स्वीकृति, हमने प्रशासनिक विभाग की तो दोनों देख ली थी, सीमा के भीतर और सीमा के बाहर। सीमा के भीतर जाते तो डायरेक्ट एजी को भेजी, और सीमा के बाहर है तो वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके एजी को भेजी। फिर आता है विभागाध्यक्ष द्वारा, तो विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय के सैंक्शन की जो सूचना है, अपने विभाग के सैंक्शन की सूचना किसी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजना, उसका प्रोसेस है। लेकिन ये उसमें कुछ उसको छूट है कि ये जो इस प्रकार की सैंक्शन है इसको आपको महालेखाकार को भेजना जरूरी नहीं है। कौन कौन सी? कोई राज्य कर्मचारियों के ऋण और अग्रिम है, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण है, अस्थायी पदों को जारी रखने, पद समाप्त करने संबंधी आदेश है, कार्यभार सौंपने, कार्यभार ग्रहण करने संबंधी आदेश है, या कर्मचारियों का बीमा और प्रावधायी निधि से, कर्मचारियों, कार्यालय अध्यक्षों की शक्तियों के भीतर उनके द्वारा आकस्मिक व्यय से, और क्षेत्रीय अधिकारियों, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दैनिक प्रवृत्ति की अन्य स्वीकृति की सैंक्शन भेजना महालेखाकार को जरूरी नहीं है। किसी निश्चित राशि के या किसी विशिष्ट सीमा तक के व्यय की स्वीकृति करने संबंधी आदेशों की स्वीकृति में जो व्यय राशि है उसको आपको नॉर्मली शब्दों और अंकों दोनों में लिखना है, ये तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। गोपनीय प्रकरणों की स्वीकृतियां, ऐसे जो कॉन्फिडेंशियल हो, जो बताने योग्य नहीं हो, जो छिपाने योग्य हो, वैसे प्रकरणों की स्वीकृतियां किस प्रकार से भेजी जाएगी? ऐसे मामलों में जहां किसी स्वीकृति या आदेश से संबंधित दस्तावेजों को गोपनीय समझा जाए, महालेखाकार प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, यहां इंपॉर्टेंट रखना मित्रों, महालेखाकार प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथ्यों के विवरण को स्वीकार करेगा। अब स्वीकृतियों का प्रारूपण, ड्राफ्टिंग कैसी होगी सैंक्शन की, वो देख लेने हैं। उसमें कुछ अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे, उन इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो ड्राफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस है, स्वीकृतियों का प्रारूपण है, इनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य कथनों का युग्म है? वित्तीय स्वीकृतियां स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और असंदेह स्पष्ट होनी चाहिए, कोई भी डाउट्स वहां से नहीं निकलना चाहिए, एम्बिजियस, अनएम्बिजियस होनी चाहिए। स्वरूप में संक्षिप्त विवरण सहित इस प्रकार तैयार की जाए कि इनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम है, कोई भी कंफ्यूजन है जो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए, जिसका कोई गलत अर्थ संभव नहीं हो, डबल मीनिंग नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। वित्तीय प्रकरणों से संबंधित विधिक दस्तावेज, अधिसूचनाओं आदि का यदि आप ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं तो विषय विशेषज्ञ अधिकारी से इससे तैयार करवाना चाहिए। वेतन आदि की स्वीकृतियां, वेतन में वृद्धि, जैसे कर्मचारियों के साल में वेतन में 2 बार वृद्धि होती है ना, वेतन में 1 बार वृद्धि होती है, हर साल की जुलाई महीने में इंक्रीमेंट लगता है, उनकी सूचना। और उसके अलावा और भी विशेष वेतन, किसी ने वैयक्तिक वेतन उठाया तो इस सब प्रकार के वेतन में वृद्धियों, जैसे विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि के स्वीकृति आदेश में वृद्धि के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख अवश्य होगा, ताकि महालेखाकार ये जांच कर सके कि उस वृद्धि को विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि का सही नाम दिया गया है अथवा नहीं। तो इस संबंध में भी आपको सैंक्शंस लेनी चाहिए। उस सैंक्शन में निधियों का सोर्स क्या, बजट से है, बाद में बजट आएगा, उसका भी उल्लेख इसमें होना चाहिए। व्यय की स्वीकृतियों में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बजट अनुमानों में इसके लिए प्रावधान उपलब्ध है या पुनर्विनियोग द्वारा निधियां प्राप्त की जाएगी, या तो बजट में पहले से है या आप बाद में पुनर्विनियोग से ये निधियां प्राप्त करेंगे, ये फंड कहां से आएगा, ये सब सैंक्शंस में आपके उल्लेखित होनी चाहिए। समस्त वित्तीय स्वीकृतियों में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए कि बजट पहले से उपलब्ध है या वर्ष के बजट के प्रावधानों में उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय स्वीकृतियों में इस लेखा मद का वर्गीकरण भी होना चाहिए जिसमें इस व्यय को लेखांकित किया जाना है। और जिन स्वीकृतियों के लिए बजट अभी उपलब्ध किया जाना है या उपलब्ध कराया जाना है एवं तत्पश्चात व्यय किया जाना है, उनके ऊपर आपको नोट डाल के लिखना है। वर्ष के बजट में उपलब्ध कराए जाने निधियों के अध्ययन ये अवश्य जोड़ना है।
और फिर एक परिपत्र जारी हुआ 22 फरवरी 2012 का, जिसमें ये निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि महालेखाकार राजस्थान के अनुरोध के अनुसार सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जारी किए जाने वाले प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर क्रम संख्या हो। तो 22 फरवरी 2012 और यहाँ पर इस परिपत्र में क्या लिखा गया है, ये इस परिपत्र जारी हुआ। इस परिपत्र में आपको स्वीकृति की क्रम संख्या जारी लिखनी होगी, ये इसमें लिखा गया। फिर नियम 69 मित्रों, अगला भूमि की मंजूरी या भू राजस्व के अन्य संक्रमण की स्वीकृतियां। ऐसे प्रकरण जिसमें भू राजस्व में किसी छूट को नगद भुगतान के रूप में माना जाए। यदि आपने कोई भी भू राजस्व में कोई छूट दी और इनकेसमेंट के बराबर उसको माना जाए, इसको छोड़ करके इसके अलावा ऐसे छूट जिसमें भू राजस्व की किसी छूट को नगद भुगतान के रूप में माना जाए, इसके अतिरिक्त भूमि के अनुदान एवं भू राजस्व के विभाजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियां आवश्यक विवरण सहित समेकित मासिक विवरणिका भर करके महालेखाकार को भेजी जाएगी, ताकि वह उन सेक्शंस की ऑडिट कर सके। तो एक बार इस चौथे खंड को हम फिर से वापस पढ़ते हैं मित्रों। इस चौथे खंड में जो बातें लिखी गई थी इनको फिर से पढ़ते हैं। स्वीकृतियों की सूचना आपको महालेखाकार को देनी है। प्रशासनिक विभाग अपनी सीमा के भीतर जो उसको पावर मिला है वो उसमें कोई स्वीकृति निकालती है तो डायरेक्ट उसको महालेखाकार को सूचना दे देगी। अपनी सीमा से बाहर हो या मंत्रिमंडल के आदेश हो तो वित्त विभाग की सहमति के बाद वो महालेखाकार को भेज देगा। विभागाध्यक्ष अपने अधीन राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजेगा, लेकिन उसे कुछ ये जो सैंक्शन है इस टाइप की इसको छूट है नहीं भेजने की। गोपनीय प्रकरणों की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग के सचिव से हस्ताक्षरित होने के बाद महालेखाकार को भेजी जाएगी। इसके ड्राफ्ट में आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना है और इसके बाद निधियों के स्रोत का भी आपको ध्यान रखना है और इस परिपत्र से आपको क्रम संख्या अंकित करनी है। भूमि की मंजूरी और भू राजस्व के नामांकन में आपको समेकित मासिक विवरणिका भर के भेजनी। केवल एक मैटर को छोड़ के, जब भू राजस्व के किसी छूट को नगद भुगतान के रूप में माना जाए उसको छोड़ करके महालेखाकार को मासिक आधार पर इसकी विवरणिका भेजनी है। अब है स्वीकृतियों के प्रभावी होने की तिथि। स्वीकृतियों के प्रभावी होने की तिथि, सभी निकाय की सभी नियम, स्वीकृतियां या आदेश या पत्र उनके जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। जिस दिनांक को वो जारी होगा, प्रभावी कब से होगा मित्रों? जिस दिनांक को वो जारी होगा। इसमें और शर्त है, ध्यान रखना। यदि जारी होने के दिनांक के बाद उस पत्र में कहीं और किसी और पर्टिकुलर डेट को जारी होने का लिखा गया तो उसी दिनांक को जारी होगा। अदरवाइज जिस दिनांक जारी हुआ उस दिन को, जैसे मान लो 1 दिसंबर को कोई पत्र निकाला गया और उसमें लिखा गया कि ये जो आदेश है ये 25 दिसंबर से प्रभावी होंगे, तो उसके जारी होने की तारीख तो 1 तारीख है और प्रभावी होने की तारीख 25 तारीख है। देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। सभी नियम, सभी सैंक्शंस, आदेश या पत्र उनके जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे जब तक कि उसमें प्रभावी होने की कोई अन्य विशेष तिथि नहीं दी गई हो। अभी उदाहरण से मैंने समझाया कि 1 दिसंबर को पत्र जारी हुआ और उस पत्र में लिखा गया कि ये तत्काल प्रभाव से लागू है, तो वो 1 दिसंबर से ही लागू है। लेकिन 1 दिसंबर को जारी हुआ, उस आदेश में, उस सैंक्शंस में ये लिखा गया कि ये सैंक्शन, ये आदेश 15 दिसंबर से प्रभावी होंगे, तो उसके प्रभावी होने की तिथि 15 दिसंबर मानी जाएगी। किसी अस्थायी पद पर टेम्पररी पोस्ट के सृजन की स्वीकृति के आदेश में पद की स्वीकृति की अवधि के साथ साथ, देखिए यदि किसी अस्थायी पद के सृजन का कोई सैंक्शन निकल रहा हो तो कितनी अवधि तक चलेगा ये उसमें मेंशन करना होगा। साथ साथ वह तिथि भी आवश्यक रूप से अंकित की जाएगी जिसमें वह पद सृजित किया गया। आपको लिखा जाएगा कि भाई 8 माह के लिए हम कर रहे हैं और ये 8 माह कौन कौन से, तो फलाने महीने की 1 तारीख से लेकर के इस महीने की 30 तारीख तक ये 8 माह है। 1 जनवरी से लेकर के 31-30 अगस्त तक आपको ये करनी है, तो वो दोनों तिथियां उसमें मेंशन होनी चाहिए। किसके लिए? अस्थायी पद के लिए। अब अगला है भूतलक्षी प्रभाव। रेट्रोस्पेक्टिवली जो सैंक्शन है वो कैसे, कोई बैक डेट से सैंक्शन निकाली जा सकती है, तो उसके बारे में देखते हैं। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अति विशिष्ट परिस्थितियों में, बहुत ही कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अति विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कर्मचारियों के वेतन भत्तों संबंधित संशोधन या कर्मचारियों की छूट की स्वीकृतियों को सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। कोई भी, जैसे मान लो आपके वेतन वृद्धि है और ये दे दिया जाएगा कि ये वेतन वृद्धि पिछले 2 साल से दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत रेयर कंडीशन में भी आपको वित्त विभाग की सहमति के बाद, यदि वहां से सहमति मिलती है तो ऐसा कर सकते हो। वेतन संशोधन, यदि किसी का वेतन देयमान है तो इसमें कुछ भूतलक्षी प्रभाव की आपको छूट है।
सरकारी कर्मचारियों को वेतन के संशोधन या रियायतों की मंजूरी देने से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों को 3 वर्ष से अधिक अवधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। अधिकतम आपको 3 वर्ष से अधिक अवधि का जो है रेट्रोस्पेक्टिवली जो इफेक्ट है वो नहीं दिया जाएगा। मतलब 2024 में आप पेमेंट उठा रहे तो 2024, 23 और 22 ये 3 साल आपको इससे पहले का पेमेंट का जो स्वीकृति है वो नहीं दी जाएगी। और इसमें भी वैसे जनरली दी ही नहीं जाती क्योंकि समय पर पेमेंट बन जाता है, लेकिन वेतन के मामले में यदि किसी का कोर्ट से आदेश हुआ है तो इस मामले में अधिकतम 3 साल का। ध्यान से समझना, इस नियम को पहले से समझो। पहले तो किसी भी प्रकार की आपको भूतलक्षी स्वीकृति दी नहीं जाएगी, लेकिन यदि कोई ऐसा विशेष हो तो 3 वर्ष से अधिक अवधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। यदि इससे अधिक अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना भी है तो ऐसा करने के कारणों को पत्रावली पर और स्वीकृति के अभिलिखित भी किया जाना चाहिए। भूतलक्षी प्रभाव से बैक डेट से किसी पोस्ट का क्रिएट करना, किसी पदों को सृजित करना, इसके बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लेते हैं। साधारणतया नॉर्मली भूतलक्षी प्रभाव से पद का सृजन नहीं किया जाएगा। नॉर्मली बैक डेट में किसी पोस्ट को क्रिएट नहीं किया जाएगा। जो पोस्ट क्रिएट की जाएगी वो कम से कम जारी होने के दिनांक से, आदेश के उस सैंक्शन के जारी होने के दिनांक से ही वो पोस्ट क्रिएट मानी जाएगी। लेकिन नियुक्ति प्राधिकारियों को भी पदों के सृजित होने की प्रत्याशा में उन पदों पर नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए। और आपवादिक परिस्थिति जिनका रिकॉर्ड रखा जाएगा उसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति से पदों को भूतलक्षी प्रभाव से सृजन किया जा सकेगा। ये देखो, ये रेयर कंडीशन में आपके प्रावधान दिए गए, लेकिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं है कि कोई भी पोस्ट जो बैक डेट से क्रिएट की जाए। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सृजित किए गए विद्यमान पदों की अवधि में वृद्धि किए गए आदेशों को यह बात प्रभावी नहीं होगी। अब है स्वीकृतियों का व्यापगत होना। कोई भी सैंक्शन लैप्स कैसे हो जाएगी, कब तक हो जाएगी वो देखते हैं। नियम 72, स्वीकृतियां कब व्यापगत हो गई। सामान्यतः कोई भी नए प्रभार की स्वीकृति उसके जारी होने की तिथि के 12 माह में व्यापगत हो जाएगी। जिस दिनांक से जारी हुई, जारी होने की दिनांक से 12 माह, जारी होने के दिनांक से 12 माह में जो है सैंक्शंस लैप्स हो जाएगी। यदि उस स्वीकृति की संपूर्ण या आंशिक राशि का भुगतान इस अवधि में नहीं किया गया हो तो उसका विशेष रूप से नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ बातें लिखी गई है इसमें, वो देखते हैं। जब स्वीकृति के जारी रहने की अवधि स्वीकृति में ही दी गई हो तो वह उस अवधि की समाप्ति पर व्यापगत होगी। यह एक ध्यान रखना। यदि सैंक्शन में ही लिखा है, सामान्यतः तो सैंक्शन जारी होने की तिथि से 12 महीने के लिए होती, लेकिन उस सैंक्शन में लिख दिया कि ये 18 महीने के लिए होगी या ये इस महीने की 31 तारीख तक होगी, तो उस तिथि को ही ये समाप्त होगी। जब किसी स्वीकृति में ये उल्लेख हो कि वह किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों की वह जो है वो किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों में से किया जाएगा तो वह स्वीकृति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सामान्यतः तो जो सैंक्शन है मित्रों वो जारी होने के 12 महीने बाद लैप्स हो जाएगी, लेकिन यदि उस सैंक्शन में कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी है कि इस डेट को लैप्स होगी तो उस डेट को होगी। यदि उस सैंक्शन में ये दे रखा है कि ये इस जो बजटीय प्रावधान के अनुसार होगी तो वित्तीय वर्ष जैसे खत्म होगा 31 मार्च को वो जो सैंक्शन है वो लैप्स हो जाएगी। कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें सामग्री क्रय के प्रकरणों में यदि निविदा स्वीकृत की जा चुकी हो या CSPO या DSSNDG इसके द्वारा अनुमोदित दर संविदा दर पर क्रय आदेश जारी हो चुके हो, या यदि संविदा आमंत्रित करना आवश्यक नहीं हो और स्वीकृतियां जारी होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में क्रय आदेश दे दिया गया हो तो स्वीकृतियां व्यापगत नहीं होगी। तो मित्रों जो स्वीकृतियां है वो व्यापगत नहीं होगी, वो लैप्स नहीं होगी। नवीन स्वीकृति आवश्यक नहीं। नियम 72(2) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में जिनमें स्वीकृति की तिथि से 12 माह अन्य प्रकरणों में स्वीकृति की तिथि से 12 माह की अवधि में आंशिक भुगतान कर दिया गया हो। यदि मान लो कोई काम ऐसा है जो 1.5 साल में हो लेकिन सैंक्शन 12 महीने के लिए थी और उस 12 महीने में आंशिक भुगतान कर दिया हो तो शेष बजट का जो प्रावधान है उसके लिए नई सैंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो बकाया भुगतान है जो पीछे रह गया है उसके बिल में मूल स्वीकृति का आपको रेफरेंस देने के साथ ही पहले भुगतान के वाउचर की संख्या और दिनांक आपको अंकित कर देनी है। अब लास्ट नियम है नियम 73। आज का जो मित्रों हमारा लास्ट नियम है नियम 73। नियम 72 में किसी बात के समाहित होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति सामान्य योजना के अधीन वर्ष दर वर्ष स्थायी स्थानापन्न कर्मचारियों की वृद्धि के संबंध में किसी पद के लिए या सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए स्वीकृत भत्तों जो इनके द्वारा आहरित नहीं किए गए हैं कि स्वीकृति व्यापगत नहीं होगी। यदि साल में कोई DA बढ़ा है और वो उसका विड्रॉ नहीं हुआ है तो वो उस वित्तीय वर्ष में नहीं होगा, वो अगले वित्तीय वर्ष में भी उसको उठा सकेगा, तो उसकी जो सैंक्शन है वो लैप्स नहीं होगी। इसको दोबारा से समझो। नियम 72 में
किसी बात के समाहित होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति सामान्य योजना के अधीन वर्ष दर वर्ष स्थायी स्थापन कर्मचारियों जो जिनका फिक्सेशन हो गया है वो उन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के संबंध में हो, और किसी पद के लिए सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए कोई भी प्रकार का भत्ता स्वीकृत हो गया हो और यदि वो उस वित्तीय वर्ष में आहरित नहीं किया गया हो या 12 महीने में आहरित नहीं किया गया हो तो ऐसी सैंक्शंस लैप्स नहीं होगी। ये आपको बैक डेट से भी मिलेगी। एक बार मित्रों हम सारे के सारे नियमों का फिर से हल्के हल्के में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये चैप्टर हम 5वां पढ़ रहे हैं, इसके कई सारे उपखंड हैं, इन सब उपखंडों को हम एक एक नियम में देखेंगे। यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर के आपको ये सारे वीडियोस देख लेना, इनकी PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वो जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका मैं लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूँ, जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लेना, भूलना मत। नियम 61 कह रहा है कि वे वित्तीय शक्तियाँ जो किसी विभाग या किसी प्राधिकारी में प्रत्यायोजित नहीं है वो वित्त विभाग में निहित होगी, ठीक है ना। नियम 62 कह रहा है कोई भी उच्चस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारी की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। भूतकाल के प्रकरणों में वित्तीय शक्तियों को हमने देखा था, अब बहुत अच्छे से देखा था कि जब भी कोई भी बैक डेट में शुरू हो गया और फाइनलाइज निर्णय नहीं हुआ तो उस पर उस वित्तीय अधिकारी की जो है वो शक्तियां काम करेगी। नियम 64 अपने पद के साथ साथ आपको केवल और केवल प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां मिलेगी, विधिक शक्तियां नहीं मिलेगी। भूमि देना, राजस्व और अन्य रियायतें आप वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकते। हानियों का अपलेखन की सूचना आपको महालेखाकार को देनी है। नियम 67 ये। नियम 68 स्वीकृतियों की सूचना, प्रशासनिक विभाग की प्रोसेस क्या थी, किसी भी विभाग अध्यक्ष का प्रोसेस क्या था, उसमें क्या क्या आपको ड्राफ्टिंग रखना है, किन किन कर्मचारियों का क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये सब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। फिर भूमियों की मंजूरी और भू राजस्व के अन्य संक्रमण की स्वीकृतियाँ कैसे होगी ये भी हमने देखी है। स्वीकृति की प्रभावी होने की तारीख कौन सी होगी वो भी हमने देखी है। भूतलक्षी प्रभाव से कैसे होगा वो भी हमने देखा है। वेतन संशोधन के बारे में देखा है। स्वीकृति कब लैप्स हो जाएगी ये भी हमने इस सेशन में बहुत अच्छे से देखा है। तो जो पावर ऑफ सैंक्शन है मित्रों, इन सब के बारे में हम इस सेशन में बहुत डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। इस पूरे 4K पैनल की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ जाकर के इसको आप ले लेना, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। अगले सेशन में हम इस चैप्टर के MCQs लेकर के आएंगे। आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद जिसने वीडियो लास्ट तक देखा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वाकई पढ़ रहे और आप लोग मेरे द्वारा अवेलेबल करवाए गए कंटेंट पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत भरोसा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों की इसी स्नेह की वजह से यूथ एजुकेशन एक बड़ा परिवार बनेगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी मज़ेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए आपके इस मित्र को इजाज़त, आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।